हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर एकदम ही क्रिस्प वे में हम रिवाइज कर लेंगे और ये इसकी फॉर्मूला शीट है। तो बेसिकली इसमें मैं फॉर्मूलेज में ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी और जो समझने वालों को मैं बता भी दूँगी, मगर ये बेसिकली लेक्चर रिवीजन के लिए ही है। अगर आपको चैप्टर पहले से आता है और आप केवल रिवाइज करना चाहते हो तो आप वहाँ पे आ सकते हो, या फिर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो यहाँ से चैप्टर ब्रशअप हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे विद केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, हम इसको एकदम बेसिक से चालू करेंगे। तो होगा क्या, हम पहले समझेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है। तो अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे A+B है, ये बना रहा है C+D। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पे जो एरो बनाया है हम इस वे में बना रखा है हमने, और इसका मतलब रिएक्शन एक ही जगह जा रही है, यानी कि AB से CD AB से CD ही जा रही है, CD से AB नहीं जा रही है। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब A से अगर हमारा BC बन रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं गौर करने वाली कि ये A था यानी कि एक रिएक्टेंट था और हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। A रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट जो है हमारे पास B और C दो बन रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें गौर करने वाली ये है कि हमने यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे एरो लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकती है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सकती है। इसका मतलब ये है डिसोसिएटेड, क्योंकि A से BC बन रहा है, BC से A बन रहा है, यानी कि कुछ इक्वालिटी नहीं है कि यहाँ पे भी दो हो वहाँ पे भी दो, एक जगह एक है तो दूसरी जगह दो है। इसका मतलब एक तो डिसोसिएटेड है, दूसरा रिवर्सिबल है, अनलाइक फर्स्ट वन विच वॉज इरिवर्सिबल। अब हम इसकी बात करें तो A+B मिला के हमें C+D मिल रहा है, यानी कि एक बढ़िया सी इक्वेशन हमारे पास आ रही है। इसी इक्वेशन से हमें पूरे चैप्टर में डील करना है। बी से भी हम दूसरी वाले से भी कर सकते हैं, पर अधिकतर समय तीसरी वाले से करना है। इसका नाम पे गौर फरमाएंगे अगर हम, तो ये है सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सिंपल है क्योंकि डिसोसिएटेड नहीं है। सिंपल मतलब डिसोसिएटेड नहीं है, सिंपल इतनी सी बात है, जैसे बी डिसोसिएटेड था। उसके बाद है रिवर्सिबल, यानी कि दो वहाँ पे हमने ये बनाए हुए हैं, यानी कि AB से CD भी जा सकती है और CD से AB। अब देखो इसमें होता क्या है, इसी के थ्रू हम समझने वाले हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्या होगा कि हम बना रहे हैं AB लिया हमने, हमारा CD बन गया। अब CD से फिर से AB बन जाएगा, बिकॉज भाई ये तो रिवर्सिबल है। तो यानी कि AB से CD, CD से AB बनता जाएगा। ये टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट टाइम तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। इसका मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम भी इनफाइनाइट टाइम पे ही आएगा, यानी कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस इनफाइनाइट टाइम मीन्स इक्विलिब्रियम हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम की बात करें, बिकॉज AB से CD, CD से AB बनता जा रहा है। उसके बाद एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आएगा, हमें पता ही नहीं है कौन सा समय, क्योंकि वो रिएक्शन चलती ही जाएगी। वैसे तो वैसे रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हाँ इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यही बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो इस चैप्टर में क्या है ना, अगर हम इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो ये नोट्स तो मैं पढ़ाऊँगी और साथ साथ ये भी। बेसिकली इस चैप्टर को समझने की कुछ चीज़ें एकदम बेसिक जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, कोई नहीं पढ़ाता है, कोचिंग में पढ़ाई जाती है पर किसी बुक में नहीं मिलेगी। पर अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं वो आपको जानना ही होगा। वो है कि आप मोल्स पर प्रेशर को आप कैसे लिख सकते हो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो बेसिकली ना ये आप दो तरीके लिख सकते हो, एक होता है एक्स के फॉर्म में, एक होता है अल्फ़ा के फॉर्म में। मैं दोनों सिखाऊंगी। बेसिकली ये एक हमारे पास रिएक्शन दी है, हम कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। आई थिंक 10 एग्जांपल हम करने वाले हैं, या फिर 7-8 भी कर सकते हैं, जिससे हमें चैप्टर का ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, A से B बन रहा है, इसके हमें इनिशियल मोल दिए हैं। अब हमें बताना है कि T टाइम के बाद इसके पास कितने मोल रह जाएंगे। हमें बताना है टी टाइम के बाद इसके कितने मोल रह जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन कहीं नहीं आते, पर ये चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। A से B बनेगा, इनिशियल मोल Y दिए। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, हमें बताना है कि इसके कुछ मोल हट जाएंगे, यानी कि A से कुछ मोल हट जाएंगे, बिकॉज A से B बन जाएगा ना भाई। A से B बनेगा, A से हमारा B बनेगा। पहले इसके पास Y मोल्स थे तो इसके कुछ मोल B के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, बिकॉज अभी A नहीं रहा, अभी B बन चुका है।
तो बी में कितने मोल जाएंगे यही हमें बताना है। इनिशियल मोल वाई दिए हैं, अब मान लो इससे एक्स मोल कम हुए, हमने मान लिया इसके एक्स मोल चले गए, तो हमने कर दिया वाई माइनस एक्स। अब गए तो गए कहाँ, ए से बना बी है, यानी कि बी के पास ही गए होंगे, यानी कि एक्स। ये पहला सबसे बेसिक एग्जाम्पल था, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे इनिशियल मोल है 0, यानी कि हमें 0 में से एक्स को माइनस करना है। यहाँ इनिशियल मोल है वाई, अच्छा इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे इनिशियल मोल है वाई, आपको वाई में से एक्स को माइनस करना है। यहाँ पे इनिशियल मोल है 0, तो आपको 0 में से एक्स को माइनस करना है, 0 ही रह जाएगा। वैसे असली तरीका नहीं है, पर आप ऐसे समझ सकते हो उसको। एक्चुअल में जो मैंने पहले बोला इसको उसी तरह सॉल्व किया जाता है। तो वाई माइनस एक्स, यार एग्जाम्पल देखें, ए से 2b बन रहा है, इसके पास इनिशियल मोल वाई थे, कुछ समय के बाद इसके कुछ मोल इससे हट जाएंगे, यानी कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ टाइम बाद इसके मोल कितने होंगे, इससे 2x हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ से हटे तो x हैं, कितने हटे, x हटे, लेकिन b के तो हमारे पास 2 है ना, तो हम x इंटू 2 कर देंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब इसको देखते हैं, 2a से b बन रहा है, तो y में से माइनस करना है x को, करना x को होता है, पर हमारे पास a के आगे 2 भी लिखा है, तो y माइनस 2x करेंगे, यहाँ पे x ही रहेगा। a प्लस बी गिव्स आउट 2c, यानी कि हमने y में से x को माइनस किया, यहाँ पे y डैश था तो y डैश से x को माइनस किया, यहाँ पे 2c तो 2x, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है 2a गिव्स प्लस c गिव्स आउट b प्लस 3d, तो इसके पास इनिशियल तो y थे, तो y में से माइनस करना है, x को करना होता है, पर हमारे पास a एक नहीं है, a हमारे पास 2 है, तो हम माइनस 2x करेंगे, और यहाँ पे y डैश था इनिशियली, तो y डैश माइनस x। अब है हमारे पास b होगा x, बिकॉज b का एक ही हमारे पास है, d का 3 है तो 3x, ये हमने कर लिया है। इसमें हमें दिया है कि m a है और इसके हमारे पास इनिशियल मोल्स हैं y, तो हम करेंगे y माइनस एक्स करना होता है, पर हमारे पास a कितने, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे m है, हमने यहाँ माइनस 2x किया था, तो यहाँ पे माइनस mx करेंगे। फिर दिया है nb तो nx। 2a गिव्स आउट b, यहाँ पे है y, यहाँ पे है y डैश, तो y माइनस 2x, यहाँ पे y डैश प्लस zx। अब आप सोचो कि यार ये क्या है, अब आप कह रहे हो कि हर जगह तो nx 2x x 3x, यहाँ पे y डैश प्लस zx क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना भाई इनिशियल मोल्स दिए हैं हमें, y डैश हमें इसके इनिशियल मोल दिए हुए हैं, तो हम इसको उसमें ऐड कर देंगे। अब आपको यहाँ तो माइनस किया था, यहाँ तो प्लस कर रहे हैं, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो उसको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इतना पीछे नहीं भाग सकते हम इसके, ये तो मैं बताती हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से तो हम निकाल रहे हैं ना भाई उतनी चीज़ों को, क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है, पर प्रोडक्ट में चीज़ें आ रही हैं, इसके पास यहाँ से तो x आया ही, ठीक है, यहाँ से इसके पास x आया ही, साथ ही साथ इसके पास पहले से भी y था ही, तो हम इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से इसको लिखना होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन को, मोल्स के कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको कहोगे हमें कब क्या यूज़ करना है यार, क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है। ए से हमारा कहीं लिखा है, अगर डिसोसिएटेड फॉर्म में, अगर डिसोसिएटेड वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन, ए से बी बन रहा है हमारे पास, और ये है डिसोसिएटेड, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए से बी बन रहा है, ए के हमारे पास वाई मोल्स हैं, बी बन रहा है, ठीक है। हम करेंगे वाई, इसमें 1 माइनस अल्फा कर देंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यहाँ एटलीस्ट हमारे पास रिएक्टेंट में तो इतना ही करना है, हमारे पास ए दिया है, ए से हमने बनाया बी, ए के हमारे पास वाई मोल है, तो हम लिख देंगे वाई 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ लिख देंगे वाई अल्फ़ा, इसको ऐसे ही करते हैं। ए मैंने बता दिया हमने कैसे लिखा है, पर बाकी एग्जाम्पल से और भी अच्छा समझ में आएगा। ए से बन गया 2b, तो हम लिखेंगे वाई 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ लिखेंगे 2y अल्फ़ा। देखो ये इसका पैटर्न है, ये ऐसे ही लिखना होता है, यहाँ पे इसके जो इनिशियल मोल होते हैं इस पर से 1 माइनस अल्फ़ा करना होता है, और यहाँ पे इनके इनिशियल मोल से इंटू अल्फ़ा करना होता है। ये इसमें हमने अप्लाई किया इस चीज़ को, y 1 माइनस अल्फ़ा किया है, पर यहाँ पे b के 2 मोल थे, तो हमने 2y अल्फ़ा कर लिया। अब यहाँ से बन रहा है हमारे पास a गिव्स आउट b अपॉन 2 प्लस c, यहाँ पे y है, y 1 माइनस अल्फ़ा b बाई 2, यानी कि y अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे सिर्फ y अल्फ़ा। अब इसमें एक चीज़ है जो गौर फरमाने लायक है, यानी कि इसके पास अगर a के आगे 2 लिखा है ना, पिछले वाली चीज़ में तो हम उसी के आगे 2 लिख देते थे। नॉर्मली हम इसको क्या लिखते, हम लिखते y माइनस 2x,
पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इस 2 को ना इधर भेज देते हैं, इधर से इधर, यानी कि इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिए थे इसके आगे, ये इसके नीचे आ जाता है। तो Y1 माइनस अल्फ़ा गिव्स आउट अल्फ़ा/2, ठीक है, सॉरी हाँ ये अल्फ़ा है, ठीक है, Y अल्फ़ा/2। तो ये चीज़ हमने समझी। अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने पहले भी नहीं भी पढ़ाया हुआ है तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, वो जो चीज़ थी वो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ थी जिसको टाइम चाहिए था, तो आई गेव इट टाइम। बट बाकी जो चीज़ें हैं दे आर नॉट वर्थ गिविंग टाइम, बिकॉज ये एक रिवीजन क्लास है, यहाँ में सिर्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूलेज़ को रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ। मैं जो फॉर्मूलेज़ बता रही हूँ, आपके अगले टेस्ट में वही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, और इतना दिमाग तो हर किसी के पास होता ही है यार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन विच वॉज गिवन बाय गर्लबाग एंड वाग। गर्लबाग एंड वाग, आई रियली डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, सो हाँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें लिखना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका। तो वो बोलता है, ये बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ, जो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, बट रिएक्टेंट का पावर, तो रिएक्टेंट का पावर। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपके पास ए है, ए के आपको मान लो ए मोल दिए थे, वैसे कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको एक रिएक्शन दी है, मान लो मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इसमें इसकी जो ए बी सी डी है ये इसके मोल्स हैं। तो अगर आपको बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैंने यहाँ पे ए का जो नंबर ऑफ मोल्स था उससे उसको मैंने पावर में रखा है। अब शायद अच्छा समझ में आएगा कि ए उसकी पावर ए इंटू बी उसकी पावर बी, ये बी है, ठीक है, सी नहीं है, बी लगा है सी जैसा, पर ये बी ही है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अगली चीज़ है जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपको केसी निकालना है, ठीक है। अब आपको वही करना है, ऐसी कोई रिएक्शन दी है मान लो आपको, ठीक है, उसमें आपको लेकिन इसके मोल्स भी दिए हैं। ए का आपको मान लो ए मोल स्मॉल है, इसके मोल्स दिए हैं। बी का मोल जो है वो स्मॉल बी दिया है, सी के मोल्स जो है वो स्मॉल सी, डी के मोल स्मॉल सी डी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और उसकी पावर में आपको उसके मोल लिखने हैं। पर ये ना बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। अगर आपको रिएक्शन दी इस तरह से और उसमें ए के नीचे हमने लिखा है कि ये सॉलिड है, तो आप ए को इसमें इंक्लूड ही नहीं करोगे, आप नहीं लिखोगे ए, आप नीचे से बी लिखोगे। ऐसे होता है प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, दिया होगा वो क्वेश्चन में आपको। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी उसकी पावर डेल्टा एन जी। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इजी बीजी है, इसको बस रटना है और कुछ नहीं है। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और हमें पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा एन जी जो होता है ना, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, बताती हूँ। मान लो आपको इस टाइप की कुछ रिएक्शन दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम इसमें से माइनस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये कितने हैं, 6। तो 4 माइनस 6 ये जाएगा -2। इसी को हम डेल्टा एन जी बोलते हैं, तो यही डेल्टा एन जी है, ये हमारा निकल आया। अब के पी अगर किसी से बड़ा होता है तो डेल्टा एन जी 0 से ज़्यादा होता है, के सी बड़ा होता है तो डेल्टा एन जी 0 से कम होता है, के पी अगर किसी के बराबर होता है तो डेल्टा एन जी जो है वो 0 के बराबर होता है। अब कुछ चीज़ है, मान लो आपको कुछ दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन इस तरह से, जहाँ पे ए से एक चीज़ ली है हमने और उससे हमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया PCl5 का, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिटरली कुछ भी हो सकता है। बट अगर इस फॉर्म में दिया यानी कि एक से 2 चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पे के पी का फॉर्मूला होता है के पी इक्वल टू पी टी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे बस आपको क्वेश्चन देकर समझ जाना है, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो इस तरह से कुछ था, तो आप इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल सकते हो, ठीक है। फिर ये है N2O4 गिव्स आउट 2NO2। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ ली है आपने और आपको 2 चीज़ें मिल रही है जो कि सेम है, यानी कि यहाँ पे PCl5 और Cl2 मिल रहा था, अलग अलग थे, यहाँ पे 2 NO2 मिल रहे हैं। या फिर आप ऐसे देख सकते हो इसको, हाँ, तो इसमें जो फॉर्मूला आता है वो होता है के पी इज इक्वल टू 4 पी टी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे पी टी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता था।
अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बैलेंसिंग मोल्स ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R अपॉन 1 माइनस T1 माइनस 1/T2। अब यार ये फॉर्मूला है, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, बस याद कर लो इसको। log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एन जी अपॉन 2.303 1 माइनस T1 माइनस 1 माइनस T2, बस 1/T2, आई एम सॉरी 1/T1 माइनस 1/T2 बस। अब कुछ केसेस बताती हूँ मैं, वहाँ पे हम बताना है कि log K2 और K1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव, वो कुछ केसेस पर डिपेंड करता है। मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हमने सिस्टम को हीट दी है, तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है हमारा। तो एंडोथर्मिक में जो सिस्टम एनर्जी लेता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, तो हमारे पास log K2/K1 भी पॉजिटिव ही आता है। एक्सोथर्मिक में अगर रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, दी नहीं निकाली है, तो डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव आता है और log K2/K1 आता है नेगेटिव, यही बात है बस। अब है रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना भाई, वो हम एग्जैक्टली एट इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो हम इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद डिफाइन करते हैं। अब इसमें क्या है, क्यू और के, बेसिकली के है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो उसमें हमारा रिलेशन क्या है, अगर के क्यू से बड़ा है तो रिएक्शन आगे चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमारे पास क्यू के बराबर है तो रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में चलती है, और अगर क्यू के से बड़ा है तो रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के, बस ये फॉर्मूला रट लो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log के। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पूछ सकता है, उसमें हम लिखेंगे dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट n-1, ठीक है। इसमें dt क्या है मैं बताती हूँ, कंफ्यूज होता है बच्चा कि क्या क्या करना है। देखो dt होता है थ्योरेटिकल, यानी कि जो आपने कैलकुलेट किया, अगर आपको n2 ऑफर दिया है, ठीक है, मान लो आपको n2 ऑफर दिया है, इसका शायद से 46 आता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, पर हाँ इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि थ्योरेटिकल है, आपने इसको कैलकुलेट किया है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, आपने इसको निकाला है, सॉल्व किया है, तो ये थ्योरेटिकल होता है। और जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो आपको दिया 30 दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि इसका इतना इतना है, अरे मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये होता क्या है। डी होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं होता शायद, वेपर डेंसिटी होता है एग्जैक्टली। dt जो होता है, डी फॉर डेंसिटी, आई शुड हैव नोन, बट मैं पता नहीं क्यों सॉल्यूशंस चैप्टर में चली गई अचानक से, हो जाता है। तो dt जो है थ्योरेटिकल है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको बोल रहा है कि ऑब्जर्व्ड है 30, और dt दिया नहीं होता है, आपको खुद निकालना पड़ता है वो, और आपको बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, तो वो है ऑब्जर्व जो कि क्वेश्चन में दिया है, और dt होता है थ्योरेटिकल जो कि आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। अब LCP है, ये है ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। तो बेसिकली होगा क्या ना कि हमारी कोई रिएक्शन चल रही है, हमने उसमें कुछ चेंजेस लाए, टेम्परेचर के रूप में, प्रेशर के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में, वॉल्यूम के रूप में। तो बेसिकली हम उसको ना उस रिएक्शन को स्टेन दे रहे हैं, ऐसा करने से हम उसको स्टेन दे रहे हैं। तो वो चाहती है कि नहीं नहीं मेरे को स्टेन ना मिले, रिएक्शन चाहती है कि नहीं मैं एकदम सही चलूँ, तो वो आगे पीछे घूम जाती है ताकि उसमें कुछ चेंज ज़्यादा आ ना पाए, रिएक्शन तब भी चलती जाए। यानी कि आप, मैं आपको बताती हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और रिएक्शन को पसंद नहीं आया, वो कह रही है अरे ये तो बिल्कुल बढ़िया नहीं हो रहा, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो आगे पीछे कहीं चली जाती है ताकि वो ढंग से आ पाए। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो उसको ये स्ट्रेस मिल रहा है ना टेम्परेचर से, वो मिनिमाइज हो जाए, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे, बिकॉज उसको मज़ा नहीं आ रहा है ना, वो स्ट्रेस में है, वो चाहती है कि स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाए, तो वो आगे पीछे कहीं चली जाती है। तो हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें पूछा जा रहा है कि रिएक्शन का क्या होगा, तो जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है वो उस डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो डेल्टा एच नेगेटिव जहाँ पे है वो उस डायरेक्शन में जाएगी। अब इसको देख के आप सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा कि यार ये डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव, अभी याद कर लो, मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब एक नहीं दो करवाऊंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि उसमें क्या है। अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, और अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो वहाँ जाएगी जहाँ पे ज़्यादा है। कैटलिस्ट, ये अच्छी बात है, कैटलिस्ट का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है,
क्वेश्चन में अगर लिखा गया कि हमने ये कैटलिस्ट ये पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस कर दिया, बताओ क्या होगा। कुछ सोचना नहीं है, बस जहाँ लिखा होगा कि कुछ चेंज नहीं होता उस ऑप्शन को मार्क करके आ जाना है। अब है इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और डिक्रीज़ करने में वॉल्यूम वहाँ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम होते हैं। अब लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपकी कुछ भी A+B गिव्स आउट C+D, मान लो कुछ रिएक्शन है। अब A+B क्या है, उसका रिएक्टेंट है, राइट। तो A+B जो है, अगर हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट आगे जाएगी। अगर हमने A+B का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया तो रिएक्शन पीछे जाएगी। अब बात करते हैं C+D की, जो कि प्रोडक्ट में आया था। तो अगर हमने C+D लिया और C+D का हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और अगर हमने C+D का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया तो रिएक्शन आगे जाएगी। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान भी है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मैं बोल रही हूँ कि A+B C दे रहा है, जहाँ पे हीट मतलब हीट जो हमने दिया फिर एनर्जी दिया है वटेवर, वो पॉजिटिव है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि ये फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ बड़े प्यार से फॉरवर्ड को टिक मार देते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ तुम लोगों को। मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमें रिएक्शन दी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे ऐसे पूरी फुल फ्लेज्ड रिएक्शन दी हो। अब देखो इसमें हमें बताना है कि क्या होगा दोनों में से, क्या एक होगा, दो होगा, कुछ भी नहीं होगा, दोनों। देखो N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3 + 22। इतनी ये हीट निकाल रहा है। जब इतनी हीट निकाल रहा है ना, ये रट लो, बस कुछ मत करो। देखो +22 दिया है, तो डेल्टा एच जो हम लिखेंगे ये माइनस में लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पे -22 लिखा होता तो हम डेल्टा एच प्लस में लिखते। अब देखो डेल्टा एच, एक मिनट ना, हाँ, तो डेल्टा एच जो हमारा आ रहा है माइनस में आ रहा है, डेल्टा एच डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा ना। डेल्टा एच पॉजिटिव जब हमारे पास होता है तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे नेगेटिव में दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सही है। अब प्रेशर के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। अब हमने क्या सीखा था प्रेशर के बारे में, हमने ये सीखा था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, 4 से 2 जा रही है कि नहीं, ये 4 था, ये 2 है, रिएक्शन 4 से 2 जा रही है ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन 4 से 2 जा रही है, यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा होगा, है ना। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है वहाँ पे रिएक्शन जा रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा होगा। यही है चैप्टर। इसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, तो ये काम आ सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा लगता है।